आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का प्रथम अध्याय लेखांकन से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन के अंतर्गत लेखांकन से पूर्व बही खाते का कार्य किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बही खाते को समझेंगे कि बही खाता क्या होता है। व्यापारी द्वारा दिन प्रतिदिन जितना भी माल क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है और समस्त खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे बही खाता कहते हैं। दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों को उचित लेखा पुस्तकों में रखने के कला को ही बही खाता कहा जाता है, इंग्लिश में बुक कीपिंग। इसके बाद हम बात करते हैं लेखाकर्म, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। लेखाकर्म का कार्य बही खाते के पश्चात प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम बही खाते का कार्य किया जाता है। बही खाते के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का लेखा किया जाता है, ठीक है। और वर्ष के अंत में सारांश निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए लेखाकर्म का उपयोग किया जाता है। लेखाकर्म के अंतर्गत बही खाते में जितनी भी प्रविष्टियाँ की गई हैं उनका अलग अलग ढंग से खाता खोला जाता है, फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं बही खाता और लेखाकर्म में क्या अंतर है, बही खाता और लेखांकन में अंतर। तो जिसके लिए हम सर्वप्रथम लेते हैं आशय। देखो, बही खाते का कार्य दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों का लेखा करना होता है, जबकि लेखांकन का कार्य वर्ष के अंत में उसका निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट आता है क्षेत्र, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्षेत्र, बही खाते का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, संकुचित होता है, ठीक है, उसके व्यवहारों तक ही सीमित होता है, जबकि लेखांकन का कार्य काफ़ी विस्तृत होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, कार्य। बही खाते का कार्य जो होता है वो लेखा करना होता है, ठीक है, लेकिन लेखांकन का कार्य उनका विश्लेषण करना होता है। नंबर 4 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे निर्भरता, कि बही खाते का कार्य एक स्वतंत्र कार्य होता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, जबकि लेखाकर्म का कार्य जो होता है वो बही खाते पर निर्भर होता है। जब तक बही खाता नहीं होगा, आपके पास दिन प्रतिदिन के व्यवहार नहीं होंगे लिखे हुए, तब तक आप लेखांकन का कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह जो लेखांकन होता है वो बही खाते पर निर्भर होता है। एक पॉइंट आता है नंबर 5, योग्यता। योग्यता जो क्वालिफिकेशन होती है, बही खाते रखने के लिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बही खाते का कार्य कर सकता है, लेकिन लेखांकन का कार्य करने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निष्कर्ष निकालना के लिए एक योग्यता का होना आवश्यक है। एक पॉइंट आता है, छठवां पॉइंट, लेखे का समय, कि बही खाते का कार्य उसी समय किया जाता है जब उसका लेन देन होता है, जबकि लेखांकन का कार्य वर्ष के अंतिम खाते बनाते टाइम किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं लेखांकन के उद्देश्यों की, कि लेखांकन जो है वो किन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 अपना आता है लाभ हानि का ज्ञान। देखो, व्यापारी को व्यापार में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये जानने के लिए उसे वर्ष भर बही खाता रखना पड़ता है, फिर लेखांकन का कार्य करना पड़ता है, जिसकी सहायता से वो ये जान लेता है कि उससे वर्ष भर में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। नंबर 2 पॉइंट, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, भाई आज उसका व्यापार किस स्थिति में है, यह वो कैसे जानेगा, जब वो लेखांकन का कार्य करवाएगा। यदि वो लेखांकन का कार्य उचित ढंग से करवा रहा है, ठीक है, पर्याप्त आंकड़े रख रहा है, तो उसे अपनी वित्तीय स्थिति का पर्याप्त नॉलेज हो जाएगा, सही जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा, त्रुटियों का ज्ञान। यदि मान लो किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, उसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी लेखांकन का कार्य किया जाता है, जिससे उस त्रुटि की पुनरावृत्ति ना हो। नंबर 4 पॉइंट आता है सूचनाएं उपलब्ध करवाना। सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, नई नई सूचनाएं मार्केट में आती हैं, उसको
उपलब्ध कराने के लिए लेखांकन का कार्य किया जाता है, जिससे व्यापारी को नई नई सूचना उपलब्ध हो सके। और एक पॉइंट आता है व्यापारिक करों का निर्धारण। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्यापारिक करों का निर्धारण, कि कर जो टैक्स सभी व्यक्तियों को देना होता है, ठीक है। तो व्यापारी को करों का निर्धारण करने के लिए कि उसको कितना कर देना है, कितना विक्रय कर देना है, कितना आय कर देना है, इन सब का निर्धारण करने के लिए भी लेखांकन के उद्देश्यों को किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि लेखांकन से होने वाले लाभों के बारे में, कि लेखांकन से क्या लाभ होते हैं। तो लेखांकन से कई क्षेत्रों में लाभ होते हैं, जैसे नंबर 1 व्यापारियों को लाभ, नंबर 2 सरकार को लाभ, नंबर 3 कर्मचारियों को लाभ, नंबर 4 उपभोक्ताओं को लाभ और नंबर 5वां विनियोजकों को लाभ। अब हम बात करते हैं सबसे पहला व्यापारियों को लाभ। व्यापारियों को लेखांकन करने से, लेखाकर्म करने से क्या लाभ होते हैं, जिसमें कुछ लाभों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 स्मरण शक्ति में सहायक। स्मरण शक्ति आप अच्छी तरह समझते हैं, जो याददाश्त रखने की शक्ति होती है वो प्रबल होती है लेखांकन करने से, क्योंकि व्यापारी एक निश्चिंत रहता है कि उसका जितना भी व्यवहार हो रहा है दिन प्रतिदिन का, उसकी प्रविष्टि होती जा रही है बही खाते में, उसकी सहायता से लेखाकर्म में। अतः उसकी स्मरण शक्ति और अधिक तीव्र हो जाती है। जैसे कि हमारे अकाउंट में एक कहावत थी, भाई पहले लिख पीछे दे, फूल पड़े कागज से ले, कि अर्थात कि पहले लिखा जाता है किसी व्यवहार को, उसके पश्चात किया जाता है, जिससे कि किसी तरह के भूल चूक होने की संभावना नहीं रह जाती है। नंबर 2 लाभ व्यापारी को होता है न्यायालय में प्रमाण। ठीक है, न्यायालय में प्रमाण, न्यायालय आप समझते हैं कोर्ट। यदि मान लो किसी कारणवश आपके व्यापार से, आपके व्यापारिक मामलों में आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी न्यायालय द्वारा मांगी जाती है, तो आप उसे प्रमाण के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कर निर्धारण के लिए। कर निर्धारण आप समझते हैं कि व्यापारी को कितना कर चुकाना है सरकार को, तो इसका निर्धारण करने के लिए भी उसको लेखांकन का कार्य करना आवश्यक होता है। नंबर 4 पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रगति की जानकारी, कि वो जो व्यापार कर रहा है व्यापारी, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी क्या प्रगति है, ये जानकारी उसको लेखांकन द्वारा ही प्राप्त हो पाएगी। नंबर 5 भविष्य की योजनाओं हेतु, कि भविष्य में उसको और कौन कौन सा व्यापार में क्या क्या करना है, योजनाएं बनाने हेतु भी लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि लेखांकन के द्वारा उससे अपनी संपत्तियों, दायित्वों का, लाभ का, सभी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वो भविष्य में किसी भी तरह की योजना बनाने में सक्षम हो पाता है। और 6वां पॉइंट आता है ऋण वसूली में सहायक। देखो क्या होता है, व्यापार में सभी माल नगद तो नहीं बेचा जाता है, व्यापार में माल उधार भी बेचा जाता है। ठीक है, तो व्यापार में जो होता है देनदार भी होते हैं। जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, देनदार बन जाएगा। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को, संस्था को हमने कोई ऋण दिया है, तो वो ऋण वसूली में भी हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, एक सबूत के तौर पर हमारे पास प्रूफ्ड रहता है। अब हम बात करते हैं सरकार को क्या लाभ हैं। तो सरकार को भी कई प्रकार के इससे लाभ होते हैं, जैसे करारोपण में सहायक। करारोपण मतलब सरकार को जो टैक्स लगाना है, ठीक है, व्यापारी पर या किसी भी व्यक्ति पर, तो उससे भी इनको सहायता मिलती है लेखांकन कार्य से। कानूनों का निर्माण, कि सरकार को जो विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है, जो हमारे देश में कानून बनते हैं, वो उसके लिए भी लेखांकन का कार्य की आवश्यकता पड़ती है। लाइसेंस देने में सुविधा, यदि किसी व्यक्ति को, फर्म को, संस्था को कोई लाइसेंस देना है, तो उसके लिए भी उससे लेखांकन का कार्य करवाया जाता है। उसे लेखांकन के सारे दस्तावेज बुलवाए जाते हैं, उन्हीं को देखकर उसे लाइसेंस दिया जाता है। एक पॉइंट आता है नंबर 4 बजट बनाने में सहायक, कि हमारे को अपने देश में जो बजट बनाया जाता है, वो बजट बनाने में भी लेखांकन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और
नंबर 5 एक पॉइंट आता है विनियोग संबंधी निर्णय। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, कि सरकार को कितना पैसा किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है, विनियोग करना है, यह निर्णय लेने में भी लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि लेखांकन के कार्य के बिना तो सरकार भी कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि कर्मचारियों को होने वाले लाभ। कर्मचारियों को भी लेखाकरण के से कई प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे उनको क्या होता है, वेतन और मजदूरी संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में सहायता मिलती है, ठीक है। और बोनस का निर्धारण, यदि उनको किसी प्रकार का कोई बोनस वगैरह मिलना है तो उसके निर्धारण में भी लेखांकन का कार्य सहायक सिद्ध होता है। पदोन्नति में सहायक, यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति की जाना है तो उसके लिए भी लेखांकन के कार्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में लेखाकरण से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे लेखांकन की शब्दावली, कि लेखांकन का कार्य करने के लिए उसकी शब्दावली को जानना बहुत आवश्यक है। बगैर शब्दावली को जांचे हम अकाउंट का कार्य, बही खाता लेखाकरण का कार्य नहीं कर सकते। जैसे नंबर 1 व्यवसाय। व्यवसाय जो होता है कि व्यापारी द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का भी क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय, ठीक है। पेशा, पेशा आप समझते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज की सेवा करना होता है। समाज की सेवा करके जो लोग आय अर्जित करते हैं वो पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि। अब हम बात करते हैं पूंजी, कैपिटल। पूंजी क्या होती है, कैपिटल, की व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार में जो भी नगद धन, माल इत्यादि विनियोजित किया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। उसे हम पूंजी, इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने व्यापार प्रारंभ करते समय 1 लाख रुपये नगद, 50,000 रुपये का फर्नीचर, 40,000 रुपये का माल विनियोग किया और व्यापार प्रारंभ किया। तो इस तरह उसकी जो पूंजी हो गई वो हो गई 1,90,000। 1 लाख का उसने नगद लगाया, 50,000 का फर्नीचर लगाया, 40,000 का माल लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यापारी द्वारा 1,90,000 रुपये पूंजी के रूप में व्यापार में विनियोजित किए गए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं आहरण, ड्राइंग्स, कि व्यापारी द्वारा व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो भी नगद धन अथवा माल निकाला जाता है उसे हम आहरण कहते हैं, ड्राइंग्स। सपोज करिए मेरी कोई किराने की दुकान है, ठीक है, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ, मेरा बेटा आया और 5 किलो शक्कर लेके घर चला गया। तो अब इसकी एंट्री तो करना पड़ेगी, इसकी प्रविष्टि तो अकाउंट में करना पड़ेगी अपने को बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस से 5 किलो का माल बाहर गया है। तो अब इसके लिए कौन सा वर्ड बना है व्यापार में, आहरण, ठीक है, ड्राइंग्स, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए, निजी उपयोग के लिए मैंने खर्च कर लिया, इसलिए ये क्या है, आहरण। या सपोज करिए मैं दुकान पर बैठा हूँ, मेरी वाइफ आई और मुझसे 5,000 रुपये लेकर चली गई घरेलू खर्च के लिए। तो अब वो तो 5,000 लेके चली गई, लेकिन ये व्यापार से जो 5,000 रुपये गए हैं, तो अब इसके लिए हमें अपने जो बही खाते में एंट्री करना पड़ेगी, प्रविष्टि करना पड़ेगी। वो किस नाम से करेंगे, 5,000, तो उसके लिए एक वर्ड है आहरण, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मीन्स होता है पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से जो भी विड्रॉ करेंगे वो सब क्या कहलाता है, आहरण। इसी प्रकार आयकर, आयकर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो हम चुकाते हैं उसके लिए भी आहरण वर्ड ही यूज़ किया जाता है, ड्राइंग्स। या जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा भी स्वयं का दिया जाता है, जीवन का दिया जाता है, इसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, आहरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं माल, गुड्स। माल क्या होता है, व्यापारी द्वारा
जिस भी वस्तु का व्यापार किया जाता है वो उसके लिए माल होती है, गुड्स होती है। सपोज करिए मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मेरे यहाँ हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, ये सब मेरे लिए माल हो गए, गुड्स। ठीक है, जैसे मैं टीवी परचेस करूँगा तो कोई टीवी को नाम से एंट्री नहीं करूँगा, ये गुड्स के नाम से आएगी। किस नाम से आएगी? गुड्स से। या मान लीजिए मेरी कोई स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, रबड़, ये जितने भी आइटम्स होते हैं, ये सब मैं जो खरीदूंगा तो इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा? गुड्स परचेज, माल खरीदा, माल, ये सब किसकी श्रेणी में आएगी? माल। तो माल क्या होता है? माल अलग अलग व्यापारों में अलग अलग यूज़ होता है। जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो वो आपके लिए माल हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक और शब्दावली में, एक वर्ड है रहतिया, स्कंद, इंग्लिश में स्टॉक। रहतिया किसको बोलते हैं? व्यापारी क्या वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम स्कंद कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और ये जो चालू वर्ष का जो अंतिम स्कंद होता है वो आगामी वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंद का कार्य करता है। ओके, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी में, शब्दावली में एक और शब्द आता है संपत्तियां, एसेट्स। संपत्तियों से खैर सभी लोग वाकिफ़ हैं। ठीक है, हमारी जो संपत्तियां होती हैं, ऐसे ही हमारे अकाउंट में भी कुछ संपत्तियां होती हैं व्यवसाय में, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हमारी काय में आती हैं? संपत्तियाँ। ये सब हमारी संपत्तियाँ होती हैं। संपत्तियाँ कुछ स्थायी संपत्तियाँ होती हैं और कुछ चालू संपत्तियाँ होती हैं। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब काय में आती हैं? स्थायी संपत्तियों में आती हैं। ठीक है, रोकड़ हो गई, कैश हो गया, बैंक में जो पैसा है, कैश एट बैंक, ये सब काय में आ जाती हैं? चालू संपत्तियों में आती हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं दायित्वों की। दायित्व मतलब लायबिलिटीज। ठीक है, जो हमें चुकाना है, पे करना है, जो जिसके लिए हम लायबल हैं। जैसे कि लेनदार, यदि हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो सामने वाला हमारा क्या बन जाता है? लेनदार, उसे रुपए चुकाना भी हमारा दायित्व है। हम बात करते हैं लोन, यदि हमने बैंक वगैरह से या कोई वित्तीय संस्थानों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन वगैरह लिया है तो वो चुकाना भी हमारा क्या है? दायित्व है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है ना, जितना हमारा अकाउंट में पैसा था उससे भी हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से पैसा निकाल रखा है तो वो भी हमें पे करना हमारी लायबिलिटीज़ है। ठीक है, बिल्स पेबल, देय विपत्र, यदि हमने किसी से उधार माल खरीदा है और बिल स्वीकार कर लिया है तो वो देना भी हमारी क्या है? लायबिलिटीज़ है, दायित्व है। तो इस प्रकार ये कुछ दायित्वों पर अपन ने चर्चा की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक और आता है, अदत्त व्यय। वो व्यय जो कि वर्ष के अंत में चुकाना बाकी रह जाते हैं वो कहलाते हैं अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम आगे बात करते हैं बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट, बट्टा एक ऐसा वर्ड है जो हम हिंदुस्तानियों की तो एक तरह से रगों में ही बसा हुआ है। हम कोई भी सामान खरीदने मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं तो डिस्काउंट की बात करते हैं। इवन आप यदि कोई सब्जी या कोई फ्रूट्स वगैरह भी परचेस कर रहे हैं तो अपन उस पर भी डिस्काउंट लेने की ही सोचते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है कि जो कि हमारे चलन में है, हमारे व्यवहार में, यूज़ में प्रतिदिन आता है। ठीक है, चाहे वो व्यापारी हो या आम नागरिक हो, बट्टे की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, डिस्काउंट। तो बट्टा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक बट्टा और एक होता है नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या होता है? इंग्लिश में ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा जो कि सभी को एक समान रूप से दिया जाता है, सभी ग्राहकों को एक समान रूप से दिया जाता है। ये डिक्लेयर्ड होता है, घोषित होता है। हम जो देखते हैं फेस्टिवल वगैरह पे सेल लगी होती है, जगह जगह लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बाय 2 गेट 2 फ्री। ये सब कौन सा डिस्काउंट है? व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, जो समस्त ग्राहकों, सभी ग्राहकों को एक समान रूप से दिया जा रहा है। ये व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिससे कि ग्राहक आकर्षित हो, डिस्काउंट देख के ग्राहक आकर्षित हो और आपके व्यापार की बिक्री बढ़े।
तो ये होता है व्यापारिक बट्टा, जो कि बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नगद बट्टा। नगद बट्टा सभी व्यापारियों को, सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। यदि कोई ग्राहक मान लीजिए आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर रहा है, आपको नगद पैसा भी दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको व्यापारिक बट्टे के अलावा भी कुछ और बट्टा दे देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नगद बट्टा। ठीक है। या फिर नगद बट्टे का यूज़ कई जगह हमें, मान लीजिए हमारा कोई देनदार है जिससे हमें पैसा चाहिए था, यदि वो कुछ कम देने को राजी है तो भी हम उसको जो छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, नगद बट्टा। ठीक है। सपोज़ करिए हमें किसी अपने देनदार से 10,000 रुपये लेने थे, उसने 9,800 रुपये देना चाहे और हम मान गए, हमने कहा ठीक है भाई 200 रुपये आप छूट ले लो, बट्टा ले लो। तो ये जो हमने 200 रुपये छोड़े हैं, ये होता है नगद बट्टा। ये क्या होता है, नगद बट्टा। बट्टे के बाद हम बात करते हैं शब्दावली में आगे देनदार। देनदार, जैसा कि मैं ऊपर संपत्तियों में भी बता रहा था, देनदार हमारी संपत्ति होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में डेटर्स, कि व्यापारी द्वारा जब व्यापार में माल उधार बेचा जाता है तो सामने वाला जो ग्राहक होता है वो हमारा देनदार बन जाता है, डेटर्स। तो डेटर्स, देनदार शब्द जो है उधार माल बेचने से ही उत्पन्न होता है। या फिर हमने किसी को मान लो रुपया दे दिया है और हमें, तो वो भी हमारा सामने वाला क्या बन जाता है, देनदार। इसके बाद हम बात करते हैं लेनदार, क्रेडिटर्स। जस्ट अपोजिट, उधार माल बेचने से क्या उत्पन्न हुए थे, देनदार। उधार खरीदने से, जब हम किसी से उधार माल खरीद लेते हैं तो सामने वाला हमारा क्या बन जाता है, लेनदार, क्रेडिटर्स। ठीक है। तो ये हमारी एक लायबिलिटीज होता है, दायित्व होता है उसको चुकाना। तो हमने लायबिलिटीज में भी इसकी चर्चा की थी। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, तो उसे आप चाहें तो नोट भी करते जाएं। ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर पहला आता है, बही खाता एवं लेखाकर्म से आप क्या समझते हैं? What do you mean by bookkeeping and accountancy? ओके। नंबर दूसरा प्रश्न आता है, व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टे में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक और प्रश्न आता है नंबर 3, बही खाता एवं लेखाकर्म में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। ओके। एक प्रश्न और बनता है इसमें कि लेखाकर्म से होने वाले लाभों का वर्णन करो। लेखाकर्म से होने वाले लाभों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एक प्रश्न और आता है इसमें कि लेखाकर्म की शाखाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। एक प्रश्न और इसमें बनता है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। राइट ए शॉर्ट नोट। जो मैंने आपको शब्दावली समझाई है, ये भी आपको छोटे छोटे रूप में पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट के रूप में। तो इसमें ए पॉइंट लिखिए आहरण, बी लिखिए पूंजी कैपिटल, सी पॉइंट लिखिए स्कंद स्टॉक, डी पॉइंट लिखिए डूबत ऋण बैड डेब्ट्स, ई पॉइंट लिखिए प्रमाणक वाउचर और एफ पॉइंट लिखिए जीवित स्टॉक लाइव स्टॉक। ओके। तो इस तरह आप कुछ प्रश्नों पर अपन ने चर्चा करी है। तो ठीक है बच्चों, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको लेखांकन से परिचय की अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी, जिसे आप अच्छे से अभ्यास करें। ये जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको नॉलेज दिया है, ज्ञान कराया है, इसको अपनी कॉपी में लिखें।